एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग देखेंगे जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु, है ना, साइंस की क्लासेस को। और साइंस में भी आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। ठीक है। तो जो भी बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे जिस प्रकार से हमने फिजिक्स की क्लासेस को किया उसी अंदाज में हम लोग केमिस्ट्री की क्लासेस को भी देखेंगे। ठीक है। जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा उन्हीं सवालों को देखेंगे, बाकी सबको स्किप करते हुए चलेंगे, है ना। तो ये क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखिए, जो हमने 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, ठीक है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि में एकदम रामबाण सिद्ध होगा। तो जो भी बच्चे हमारे इस प्रैक्टिस सेट को लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7547827450, है ना। आप लोग, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग इसमें मैसेज करके, ठीक है, आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 50 में प्रदान किया जा रहा है। इसलिए आप लोग फटाफट से प्रैक्टिस सेट लीजिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए इसको, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम सवाल हमारे इसी प्रैक्टिस सेट से रहेंगे, समझे ना। आइए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो सवाल है आपका क्या है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं, ठीक है, में पाया जाता है। तीन अवस्था मतलब ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। तो वाटर, जल यानी H2O जो होता है ना, वो प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है। चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, तीनों में पाया जाता है। आइए आगे बात करते हैं कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो कनाद ने कहा था, समझे। सर्वप्रथम किसने कहा था? कनाद ने कहा था। आइए आगे बात करते हैं कि परमाणु में कौन कौन से मूल कण समान संख्या में वो स्थित होते हैं। देखिए, परमाणु में कोई परमाणु है, इसमें कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होंगे? तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे और जो प्रोटॉन होंगे, वे दोनों, ठीक है। वहीं पे अगर आगे हम लोग बात करते हैं तो क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो तरंग प्रकृति होता है उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो डी ब्रोगली ने सर्वप्रथम की थी। ठीक है, किसने की थी? डी ब्रोगली ने की थी। आगे देखते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? ठीक है, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन ने, उसके अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण जो होता है वो स्वतंत्र रूप से रह सकता है? वो है परमाणु। क्या है? परमाणु है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग कि एकधा आयनित जो कार्बन परमाणु होते हैं उसके नाभिक में क्या क्या होता है। एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होगा? 6 प्रोटॉन हो जाएगा और 6 न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा और बीटा किरण की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में से किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? नाभिक से निकलने वाली जो विकिरण होती है उसमें किसकी वेदन क्षमता, भेदने की क्षमता सर्वाधिक होती है? वो होती है गामा किरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, समझे ना। चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए क्या है ना यहाँ पे कि किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण जो होता है वो पैदा होता है? तो हो जाएगा आपका विखंडन अभिक्रिया में। क्या हो जाएगा? विखंडन अभिक्रिया। ठीक है। देखिए, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर, जो देखिए दो चीज होता है, एक होता है समस्थानिक, एक होता है समबारिक। तो जो समस्थानिक होता है उसके बीच का जो अंतर होता है किसकी भिन्न संख्या यानी किसकी अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो वो न्यूट्रॉन की अलग संख्या की उपस्थिति के कारण जो अंतर होता है उसी को हम लोग समस्थानिक कहते हैं, समझे ना। आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए जो रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो वो हो गया आपका यूरेनियम का यूज किया जाता है। ठीक है। वहीं पे आगे हम लोग बात करेंगे कि रक्त कैंसर जिसे कि ल्यूकेमिया कहा जाता है उसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका कोबाल्ट 60। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट 60 हो जाएगा। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है? ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला जो यौगिक हो जाएगा आपका वो F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अम्ल और भस्म का जो परीक्षण होता है उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए लिटमस पेपर का यूज करेंगे। ठीक है।
अगला है आपका कि सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? जितने भी अम्ल होते हैं वे धातु से रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। ठीक है, किसको निकालेगा? आपका हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कि एक सामान्य व्यक्ति है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच स्तर होता है वो क्या हो जाएगा आपका? तो जो पीएच स्तर हो जाएगा, पीएच लेवल जो हो जाएगा आपका रक्त का, ब्लड का, वो 7.35 से लेकर 7.45 तक हो जाएगा। यानी रक्त कैसा होता है? आपका रक्त होता है क्षारीय प्रकृति का होता है, समझे? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अगला जो सवाल है आपका वो क्या है कि किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? देखिए कोई गैस का अनुभार है ना, तो उसके वाष्प घनत्व का कितना हो जाएगा? आपका दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, समझे ना? आइए आगे बात करते हैं कि कौन सा पदार्थ अमोनिया की हेबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? कौन सा पदार्थ है जो अमोनिया की हेबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए क्या काम करेगा? निरोधक का काम करेगा। वो हो जाएगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा आपका। ठीक है, वहीं पे अगला सवाल देखते हैं कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देगा? जाइमेज एंजाइम, समझे ना? क्या हो जाएगा? जाइमेज एंजाइम। अगला है कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली जो एलपीजी गैस है, गैस सिलेंडर, उसमें क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? ठीक है, तो एलपीजी गैस में जो गंध का जो रीजन होता है वो क्या, मतलब क्या किसके कारण गंध आती है? तो मरकैप्टन के कारण, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो एलपीजी में ब्यूटेन होती है। मुख्य रूप से बात करिए ये, तो ब्यूटेन हो जाएगी आपकी। वहीं पे अगर बात करेंगे वाटर गैस, तो वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला है कि कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कोयले की विभिन्न प्रकार की किस्म होती हैं, उसमें किसमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है सबसे अधिक होती है? आपका एंथ्रेसाइट हो गया, बहुत सारे होते हैं, एंथ्रेसाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, ठीक है? और भी बहुत सारे होते हैं। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है, ठीक है, कि जो अग्निशमन यंत्र होते हैं उसमें भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल वो किससे क्रिया करके CO2 बनाता है? वो गंधकाम्ल से रिएक्शन करेगा और CO2 बनाएगा, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग कि यहाँ पे देखिए किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? जो पीरियडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं ना, उसका जो निर्माण किया वो सर्वप्रथम किसने किया? तो मेंडलीव ने किया था। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे, तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक जो आज हम लोग पढ़ते हैं उसका प्रतिपादन मोसले ने किया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? NaOH, उसको बोलेंगे कास्टिक सोडा। क्या कहेंगे? कास्टिक सोडा। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। ज्यादा केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कुछ एक सवालों को अगर आप लोग अच्छे से कर लिए तो फिर आपका काम हो गया, है ना? देखिए अगला है कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना को किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो बुझे चूने पर से क्लोरीन गुजार कर आप ब्लीचिंग पाउडर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा जलने वाला धातु कौन सा है? ठीक है, सॉरी, पाया जाने वाला धातु, जाने वाला हो जाएगा। पृथ्वी के गर्भ में, ठीक है, दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु जो है आपका वो लोहा हो जाएगा, है ना? चलिए अगला है आपका, यहाँ पे देखिएगा, कहाँ गया? हाँ, यहाँ से, कि किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? ठीक है, क्या कह रहा है कि किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक्लोराइड को जब आप लगाइएगा तो जो रक्त कहीं अगर ब्लडिंग हो रहा है तो वो रुक जाएगा, समझे? वहीं अगर आगे बात करते हैं, क्या है कि मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा में वृद्धि अगर हो गई तो उससे कौन सी बीमारी हो जाती है? तो उससे विल्सन बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी होती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि जस्ता जो है वो धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? जस्ता धातु का अगर आपको निष्कर्षण करना है तो किस अयस्क में करेंगे आप लोग? तो जिंक ब्लेंड में करेंगे, समझे? राजस्थान में एक खान है जावर की खाने, वो किस खनिज के लिए फेमस है? आपका जस्ता के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? जस्ता के लिए। वहीं पे अगर हम लोग चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क
किया जाता है तो अर्जेंटाइट से किया जाता है चांदी का निष्कर्षण। ठीक है ना, चांदी का एस क्या हो गया आपका अर्जेंटाइट हो गया, जस्ता का क्या हो गया जिंक ब्लेंड हो गया। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग, है ना। देखिए 10 जो प्रैक्टिस सेट है ना बहुत आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना। हमें लगता है कि जितने बच्चे चौकीदार भर्ती परीक्षा के एग्जाम दे रहे हैं सबके पास ये प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है ना मैक्सिमम सवाल इसी से रहेंगे, है ना। इसलिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिए, 50 में आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है यहाँ पे, है ना। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए अगला है 65 नंबर की कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। जो कृत्रिम वर्षा होती है ना उससे सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे कि 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का परसेंट कितना होता है, 18 कैरेट का है तो 75% शुद्ध सोने होता है 18 कैरेट का मिश्रित सोना में। ठीक है, शुद्ध सोना कितना होगा 75%। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि सामान्य ट्यूबलाइट जो होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है। तो आर्गन के साथ मरकरी पेपर भरी होती है सामान्य ट्यूबलाइट में। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं कि शीशा जो होता है का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। शीशा का निष्कर्षण तो गिलना से किया जाता है शीशा का निष्कर्षण, है ना। आइए आगे हम लोग बात करते हैं कि कौन सी धातु रोशनी के बल्बों की फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। तो फिलामेंट बनाने में कौन सी धातु काम में आती है, टंगस्टन काम में आती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वो हाथ में ही पिघल जाता है। भाई गैलियम जो होता है ना उसका गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि नाभिक रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो आपका हो जाएगा कैडमियम या बोरॉन, क्या हो जाएगा कैडमियम या बोरॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। आगे बात क्या करेंगे यहाँ पे है कि किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है उसकी किरणों का कैंसर के उपचार में आप प्रयोग कर सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगला है कि नाभिक रिएक्टर में ईंधन का काम करता है कौन, यूरेनियम करेगा ईंधन का काम, समझे ना। चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए जब आप आतिशबाजी करते हो ना उसमें हरा रंग जो दिखाई देता है वो किसकी उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है। तो बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है। ठीक है, वहीं पे अगर आगे हम लोग बात करते हैं उर्वरकों के निर्माण में जो खाद होता है ना उर्वरक कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो पोटेशियम हो जाएगा आपका। ठीक है, वहीं पे प्याज लहसुन में जो गंध आती है वो किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है गंध प्याज लहसुन में। तो पोटासियम हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा पोटासियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए ये जो फोटोग्राफी है ना आपका फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। क्या हो जाएगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करेंगे हम लोग फोटोग्राफी में, समझे ना। आइए आगे बात करते हैं कि ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। ऑडियो टेप चाहे ऑडियो टेप हो चाहे वीडियो टेप हो उस पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। तो क्या हो जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। ठीक है, वहीं पे अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, किसका नाइक्रोम का, है ना। अगला है यहाँ पे कि कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो क्या हो जाएगा प्लूटोनियम सबसे पहले कृत्रिम माने आर्टिफिशियल तरीके से उत्पादित किया गया था प्लूटोनियम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं श्रृंखला में कि जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका देखिए कि पीतल जो है ना पीतल वो किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में अगर वायु में रहा तो ये क्या हो जाएगा कि रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा कि किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी दी गई है। ठीक है, वहीं पे अगर कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है तो आपका हाइड्रोजन ही हो जाएगा। और सामान्यतः इनमें से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है तो हाइड्रोजन ही हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस प्रयुक्त होती है तो आपका हाइड्रोजन ही हो जाएगा।
ठीक है? इतनी हाइड्रोजन का इतना सारा काम होता है। वहीं पे देखिएगा कि खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई विश्व के लगभग कितने परसेंट भूभाग पर जल स्थित है? कितने 71% भूभाग पर क्या है? जल है, ठीक है? देखिए, अगला है आपका कि समुद्री जल है ना, उससे आपको शुद्ध जल प्राप्त करना है, तो किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो आसवन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? वहीं पे देखिए कि एक नाभिक रिएक्टर है, उसमें भारी जल का क्या काम है? भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है, आपका D2O होता है, उसका काम क्या है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना काम है उसका, ठीक है? वहीं आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए कि यहाँ पे देखिएगा कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण? चूने का पानी है ना, उसको वायु में रख देंगे तो वो दुधिया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अरे समझे? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है? देखिए यहाँ पे जो हाँ, यहाँ पे देखिए कि ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? जब आप ट्रांजिस्टर बनाइएगा तो आमतौर पर आपको सिलिकॉन का यूज़ करना पड़ेगा। किसका? सिलिकॉन का यूज़ करना पड़ेगा। है ना? वहीं पे अगर हम लोग आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि बढ़ते हुए पौधे को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? जो बढ़ता हुआ पौधा होता है ना, उसको किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। ठीक है? वहीं पे अगर बात करते हैं कि आकाश में बिजली चमकने पर कौन-सा गैस उत्पन्न होती है? जब आकाश में बिजली चमकेगा ना, तो कौन-सी गैस उत्पन्न होती है? तो NO उत्पन्न होती है, यानी नो नहीं पढ़ लीजिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा आपका, समझे? चलिए, अब NO देखिएगा यहाँ पे NO जो लिखा है ना, तो ये N2O भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, ठीक है? चलिए, आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है आपका यहाँ पे देखिएगा, ठीक है? कि गोताखोर जो होते हैं, वो साँस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? जो गोताखोर होते हैं ना, वे साँस लेने के लिए कौन से गैसों के मिश्रण का यूज़ करेगा? वो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों का यूज़ करेगा। समझे? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से एकदम। देखिए अगला है आपका कि वायुमंडल में कौन-सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? भाई वायुमंडल में कौन-सी ऐसी गैस है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेगी? तो वो ओज़ोन गैस होती है, समझे? और वहीं पे अगला जो सवाल है कि पृथ्वी के सतह के ऊपर ओज़ोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? तो पराबैंगनी किरणों से बचाव प्रदान करती है ना? आइए कुछ और सवाल है, देख ही लेते हैं हम लोग। ठीक है? तो अगला जो सवाल है, क्या है कि वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियाँ वो काली होकर गिर जाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड की अगर अधिकता हो गई तो पेड़ों की पत्तियाँ काली होकर नीचे गिर जाएगी। समझे ना? अब आइए अगला सवाल है, कौन-सा हैलोजन तत्व ज़ीनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाएगा? तो फ्लोरीन जो होता है वो ज़ीनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है। ठीक है? आइए वहीं पे अगर आगे बात करते हैं यहाँ पे कि वायुयान के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस भरा जाता है। वहीं पे अगला जो सवाल है आपका कि हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर हीलियम छोड़ देंगे तो सभी अक्रिय गैसों की जो अनइनर्ट गैस होता है उसकी बाह्य कक्षा में आपका 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है? और आज की आखिरी सवाल है कि एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें किसके कि मतलब उसे किससे भरा जाता है? ठीक, तो उसमें आर्गन भर दिया जाता है। कोई विद्युत बल्ब है, उसके जीवन को और भी बढ़ाना है तो उसमें आर्गन भर दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री की क्लास है, वो समाप्त होती है ना? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।